नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए सब्सक्राइबर की भेजी एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे करते 11 बज गए। बात इतनी मजेदार हो रही थी कि समय का पता ही नहीं चला। मेरा जिगरी दोस्त अतुल अपनी शादी की सुहागरात के बारे में बता रहा था कि कैसे उसकी पत्नी के सिर पे कोई चुड़ैल सवार हो गई थी। फिर कहाँ की सुहागरात बेचारे को जान बचाने के लाले पड़ गए थे। हालांकि वो गधा अपनी आप बीती किसी फिल्म की कहानी की तरह से सुना रहा था और हम सभी दोस्त हंसी से लोटपोट हो रहे थे जैसे कोई मजाकिया फिल्म देख रहे हो। उसने तो पहले केवल इतना ही बताया कि सुहागरात वाले दिन उसकी पत्नी के सिर पे कोई चुड़ैल सवार हो गई थी, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, बल्कि अजीबोगरीब बात करके उसका मजाक उड़ाने लगे। मैंने तो खुद ही कहा कि तेरी बातों में कोई दम नहीं है। आज के समय में कहाँ भूत प्रेत होते हैं। मेरी राय पे बाकी दोस्त भी समर्थन देने लगे तो अतुल फिर नाराज सा होने लगा। उसने कहा कि ठीक है, जब तुम लोगों को मेरी बात मजाक लगती है तो फिर मेरा चुप रहना ही अच्छा है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लो, वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। अतुल ने अपनी बात पूरी की तो उमेश बोल पड़ा, तू नाराज क्यों होता है? तू बता, मैं सुनता हूँ। आखिर सुहागरात वाले दिन क्या हुआ था? उमेश ने तिरछी नजर से दोस्तों को आंख मारते हुए बात खत्म की ताकि फिर उसकी भूतिया बातों का मजाक उड़ाया जा सके। अतुल खिड़की के पास गुमसुम खड़ा है, जबकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि इसकी बकवास सुनने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। रात भी काफी हो गई है। अगर उठकर जाने लगा तो अतुल फिर गुस्सा हो जाएगा, इसलिए चुपचाप बैठने में ही भलाई है। अतुल ने अपनी सुहागरात के बारे में बताना शुरू कर दिया। अतुल ने बताया कि जब उसे जबरदस्ती कमरे में भेजा गया तो कमरे की लाइट में जगमगाती दुल्हन फूलों से सजे बिस्तर पर पल्लू ओढ़े बैठी थी। आधी रात हो चुकी थी। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वो शर्माया दरवाजे की किल्ली लगाई, फिर धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए खुली हुई खिड़की को बंद किया। अतुल स्वभाव से काफी शर्मीला है। वो शर्माता हुआ दुल्हन के पास गया और उसके पास बिस्तर पर बैठ गया। दुल्हन जस की तस बैठी रही, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अतुल सोच रहा था कि वो कैसे बात शुरू करे और कहे भी तो क्या। इससे पहले कभी उसने दुल्हन के लिबास में लिपटी लड़की को ना देखा था और ना ही बात की थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि दुल्हन दिखती कैसी है। माँ के कहने पर तो उसने बिना लड़की को देखे ही शादी कर लिया था। उसका मानना है कि जो माँ कहती है वो उसके लिए सबसे अच्छा है। वो चोरी वाली नजरों से दुल्हन को नीचे से लेकर ऊपर तक देखता है। पल्लू ओढ़े दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश करता है, पर कुछ साफ दिखाई नहीं देता है। फिर अपने आप ही मुस्कुराता है और मन ही मन में सोचता है कि जब मैं इतना शर्मा रहा हूँ वो तो फिर लड़की है। फिर वो थोड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे संकोच हुआ, दुल्हन का हाथ पकड़ा। दुल्हन का हाथ छूते ही वो बिस्तर से जमीन पे उछलता हुआ गिर पड़ता है, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वो हांफने लगता है और डर के मारे घबराए दीवार पे चिपके जा रहा है। दुल्हन बिस्तर पर बैठी अजीब तरह की आवाज निकाल रही है। वो हिल रही है और गर्दन को घुमा रही है। अतुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हो क्या रहा है। वो इस स्थिति में क्या करे। ऊपर से वो डरपोक
तरह का इंसान है, वो तो भूत प्रेत के नाम से ही कांप उठता है। आज तो हकीकत में अपनी पत्नी के रूप में ही भूत का सामना कर रहा है। तभी दुल्हन के सर से पल्लू गिर जाता है, उसके बाल बिखर जाते हैं, उसकी ऊ की आवाज और बढ़ जाती है। पूरा कमरा गूंज उठता है, चीज हिलने डुलने गिरने लगती है। दुल्हन की दशा देख अतुल की सिक्की पिक्की बंद हो जाती है। वो उठकर बाहर जाना चाहता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता, जैसे किसी ने उसके पैरों को बांध दिया हो। वो चिल्लाना चाहता है लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं फूटती। दुल्हन अब उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, बड़ी बड़ी आंख, गोल मटोल चेहरा, लंबे घने बाल, जैसे कोई देवी हो। दुल्हन ठहाके मारकर हंसने लगती है। अतुल पसीने से लथपथ उसे आश्चर्य से देख रहा है। दुल्हन हंसते हंसते फिर अचानक रोने लगती है। अतुल को कुछ नहीं सूझ रहा, वो तो खुद इतना डरा हुआ है कि रोती हुई पत्नी से कुछ पूछ सके। तभी रोती हुई दुल्हन उछलने लगती है और जोर जोर से हंसने फिर रोने लगती है। अतुल जोर से चीख पड़ता है और उसके गले की आवाज फूट पड़ती है। वो पूरी जान लगाकर चिल्लाता है, मम्मी। अतुल की कहानी सुनते सुनते एक दोस्त चिल्ला पड़ता है, अब तुझे भी भूत चढ़ गया क्या? ये तो फेंक रहा है। मैंने उस दोस्त को मजाक में कहा, तुझे मैं बेवकूफ दिखता हूँ जो अपनी सुहागरात वाली बात तुम गधों के साथ साझा करूँगा। अतुल बिगड़ता हुआ बोल पड़ा, तो फिर भाभी जी के सर से भूत गया कि नहीं? सचिन ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। एक बाबा को दिखाया था, उसने बताया कि मेरी पत्नी के गांव की कोई चुड़ैल ने उसे जकड़ रखा था। फिलहाल तो बाबा ने झाड़ फूक किया है, लेकिन सावधानी बरतने को कहा है। अतुल ने गंभीर होते हुए आगे बताया। बाकी सब तो उसकी बातों पे यकीन करते दिख रहे थे, सिवा मेरे। चुड़ैल तो भाग गई ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है ना? फिर नीलेश ने पूर्ण विराम लगाते हुए बात पे मिट्टी डालते हुए कहा, ताकि अब और भूतिया बात ना हो। टेंशन वाली तो बात है, क्योंकि वो चुड़ैल अब अपने ही गांव में भटक रही है। अतुल बोलते बोलते चुप हो गया, जैसे कुछ छुपाना चाहता हो या कोई राज हो। और क्या अतुल, तुम चुप क्यों हो गए? फिर कोई कहानी मढ़ दो। इस बार मैंने जिज्ञासा से पूछा और उसकी बताई बात पे ताना भी दिया। सबके चेहरे पर 12 बजने लगे थे, डर की सुई मंडराने लगी थी। अगर मोबाइल होता तो रिकॉर्ड जरूर कर लेता, फिर साले का पोपट करता। उस चुड़ैल पर बाबा के मंत्रों का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो अपने ही गांव में भटक रही है। अतुल ने डरते हुए आगे बताया। उसका चेहरा कठोर पड़ा हुआ था, माथे से पसीने की बूंद उमड़ आई थी। अब मतलब वो चुड़ैल किसी को भी अपनी खुराक बना सकती है? सचिन तुरंत चिंतित भाव से बोल पड़ा। बाकी सबकी भी बातें गुल होने लगी थी। तो अब क्या होगा अपने गांव का यार? नीलेश ने डरते हुए मेरी तरफ देखते हुए पूछा। देखो, बस कुछ दिनों की बात है। बाबा उस चुड़ैल को काबू में करने के लिए अपने गुरु साधु के पास गए हैं। बस तुम लोग संभल कर रहना, और प्लीज यार, बाबा के आने तक चुड़ैल वाली बात किसी को मत बताना। अतुल ने निवेदन करते हुए कहा। पूरी कहानी ही उलट पुलट हो गई। जहां अभी ठहाके मारते पेट पकड़ रहे थे, अब वहीं डर के साए में दुबके बैठे हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि मेरा घर बाकी दोस्तों के घर से दूर है, और उससे बड़ा भी मंजर तो ये है कि मेरे घर से पहले एक बरगद का बड़ा सा पेड़ है, जिसे देख तो दिन में ही हवा निकल जाती है। अब तो फिर आधी रात हो चुकी थी। तुम लोग बेकार में डरते हो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब अंधविश्वास है। मैंने चलते हुए दोस्तों से ऐसा कहा जैसे मैं कोई वीर योद्धा हूँ, और सीना तान बाहर आ गया। साले कितने मतलबी दोस्त हैं, किसी ने भी रुकने तक का नहीं कहा। अगर अतुल की कहानी सच निकली तो फिर आज पत्ता कटना तय है, मैंने अपने आप से चलते हुए कहा। लेकिन आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। जहाँ अभी अतुल की बातों की खिंचाई कर रहा था,
अब वहीं लेने के देने पड़ रहे हैं। हे बजरंग बली, रक्षा करो मेरी। धत तेरे की, मुझे तो हनुमान चालीसा भी नहीं आती। अब क्या करूं? अगर वो चुड़ैल मिल गई तो कैसे उससे खुद को बचाऊंगा? मैं धीरे धीरे अपने आप से बड़बड़ाता चल रहा हूँ। जब तक गांव के घेरे की रोशनी थी तब तक तो फिर भी कुछ ठीक था, पर अब इस अंधेरे में कैसे आगे जाऊं? सुनसान रास्ता, काली रात, किसी इंसान की कोई हलचल नहीं, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बार बार उस चुड़ैल पे ध्यान जा रहा है। दिमाग में उस चुड़ैल की गंदी सी गंदी चित्र बनती दिखाई दे रही है। एक बार ख्याल आया कि वापस लौट जाता हूँ, लेकिन जाऊं भी तो किस मुंह से? अभी अभी तो बड़े डींगे मारकर आया था कि भूत प्रेत सब अंधविश्वास है। जाऊं भी तो किस मुंह से? नहीं, वापस जाने का मतलब जिंदगी भर सर ना उठाना, उन गधों के बीच एक गधा बनना जैसा है। लेकिन घर तो जाना ही पड़ेगा। देखते हैं बजरंग बली रक्षा करेंगे मेरी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके कदम बढ़ाने शुरू किए। कुछ दूर चलने के बाद सनसनाती हवा मेरे पीछे से होकर गुजर गई। मैं भौचक्का सा रह गया, जैसे मेरे कलेजा मुंह को आ गया हो। मैंने बिना पीछे देखे तेजी से कदम बढ़ाते चला गया। तभी कुत्ते की रोने की आवाज गूंजने लगी। डर के मारे मैं और तेजी से चलने लगा। मैं घबराहट और डर के मारे ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कभी चलते चलते पैर मुड़ जाता तो कभी किसी गड्ढे पर पैर फंसकर गिरते गिरते बचता। फिर भी मैं जल्दी जल्दी चलते जा रहा था। किसी तरह आज घर पहुंच जाऊं, फिर जिंदगी में कभी इन कमीनों दोस्तों के साथ रात में गप्पे नहीं मारूंगा। मैं चलते चलते रुक गया। अब मेरे सामने वो बरगद का पेड़ था। बचपन से सुनता आ रहा था कि बरगद के पेड़ पर प्रेत का निवास होता है, और ऐसे में उस चुड़ैल के लिए इस बरगद के पेड़ से बेहतर दूसरा स्थान क्या हो सकता है? बजरंग बली, इस बरगद के पेड़ से बचा लो। तभी अचानक एक हवा का झोंका फिर से मेरे पीछे से मुझ में समा गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीठ पर कोई भारी बोझ रख दिया हो। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। चीखता चिल्लाता, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मुझे नंगा करके ठंडी जगह पर छोड़ दिया हो। बरगद के पेड़ की शाखाएं हवा से लहराने लगती हैं, पत्ते गिरने लगते थे। मैं अपने आप को छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मुझे घुटन सा महसूस हो रहा था। तभी एक बिजली सी चमकती चिंगारी बरगद के पेड़ पर चमकने लगी। मेरी पीठ पर लादा वजन अचानक से कम हो गया और मैं हिल डुल भी पा रहा था। फिर जल्दी जल्दी सांस भरने लगा, जैसे किसी ने मुझे पानी में डूबते हुए से बाहर निकाला हो। बरगद के पेड़ पर अब कोई हलचल शोर शराबा नहीं हो रहा था और ना ही उस पे बिजली की चमक थी। मैंने तुरंत उस जगह से आगे बढ़ने का सोचा और जैसे ही कदम उठाए तो पीछे एक आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? मैं एकदम से जम सा गया। बची कुची हिम्मत भी टूट गई। मैं कपकपाने लगा, पसीनों से लथपथ। पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक चेहरा मुझ पर टूट पड़ा। मैं चिल्ला पड़ा, सोनू सोनू, क्या हुआ तुम्हें? मैंने आँख खोली तो सामने मम्मी खड़ी थी। कोई सपना देखा क्या? चलो उठो, सुबह हो गई, मम्मी ने मुझे कहा और चली गई। मैं हैरान था कि इतना कुछ सपने में कैसे हो सकता है। मैं अभी भी हांफी रहा था और पीठ पर भारीपन महसूस हो रहा था। बदन भी टूट रहा था, जैसे बुखार हो। मैंने तुरंत टी शर्ट उतारी और आईने के सामने पीछे मुड़कर देखा तो मैं फिर से चिल्ला पड़ा। बरगद के पेड़ का जला हुआ पत्ता मेरी पीठ पर चिपका हुआ था। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। राहुल की अचानक से नींद खुली। शायद उसने कोई आवाज सुनी थी।
उसने अंधेरे में अपने डबल बेड पर हाथ फेरा तो वहाँ उसकी पत्नी नेहा नहीं थी। उसने सोचा शायद वो टॉयलेट गई होगी, लेकिन बेडरूम का गेट तो खुला हुआ था और टॉयलेट तो उसके बेडरूम से अटैच था। फिर ये गेट क्यों खुला है? राहुल ने अपने आप से पूछा। इसका मतलब नेहा टॉयलेट में नहीं, वो बाहर है। राहुल फिर अपने आप से बड़बड़ाया। राहुल अपने रूम से बाहर आया। वो एक 3 कमरे का फ्लैट था। राहुल ने सारे कमरों में देखा, लेकिन उसे नेहा कहीं नहीं नजर आई। तभी उसकी नजर कमरे से लगे बालकनी पर पड़ी। उसे वहां कोई आराम से कुर्सी पर बैठकर हिलता हुआ नजर आया। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी और वहां अंधेरा भी था, इसलिए पहचानना मुश्किल था कि वहां कौन बैठा है। राहुल को लगा शायद वो नेहा है, लेकिन नेहा इतनी रात में वहां क्यों बैठी है भला? राहुल ने फिर अपने आप से सवाल करा। राहुल ने थोड़ा घबराते हुए उसके पास जाकर उसे आवाज लगाई, नेहा, अरे नेहा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसकी आवाज सुनने के बाद भी उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो वैसे ही आराम से कुर्सी पर हिलता रहा। राहुल ने जब देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही है तो वो उसके और पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नेहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके नेहा झटके से उस कुर्सी से उठ खड़ी हुई और फिर उसने पलटकर राहुल की तरफ देखा। राहुल उसका चेहरा देखकर चौंक गया। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंख लाल थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों में मिर्च झोंक दी हो, इस तरीके से लाल, और आंखों के चारों तरफ काजल। चेहरा सफेद जैसे सूखा पाउडर पोत लिया हो और होठों के चारों तरफ लिपस्टिक, खून लाल रंग की लिपस्टिक। उसकी शक्ल भयानक और डरावनी लग रही थी। साथ में रात का माहौल उसे और डरावना बना रहा था। राहुल उसकी शक्ल देखकर घबरा गया और रही सही कसर नेहा के मुंह से निकले शब्दों ने पूरी कर दी। कौन सी नेहा की बात कर रहा है तू? अच्छा, तू अपनी पत्नी की बात कर रहा है? चल भाग जा यहाँ से। यहाँ कोई नेहा वेहा नहीं है। उसकी बात सुनकर और उसका हुलिया देखकर राहुल बुरी तरह से घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छी भली नेहा को ये क्या हो गया है। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके तालू में चिपकी हुई जुबान से लड़खड़ाते हुए कहा, नेहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या बहकी बहकी बात कर रही हो? अगर तुम नेहा नहीं हो तो फिर आखिर तुम कौन हो? उसकी बात सुनकर नेहा की आंख गुस्से से और ज्यादा लाल हो गई और फिर वो लगभग गुर्राती हुई बोली, हरामजादे, मैं नेहा नहीं, उसकी बहन निधि हूँ। तूने नेहा से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बेचारी मेरे पास आई थी और रो रो कर अपनी तकलीफ बता रही थी कि तूने कैसा उसका जीना हराम कर रखा है। वो तुझसे छुटकारा पाना चाहती है और मैं उसे छुटकारा दिलवाऊंगी तुझसे। और इतना बोलकर वो कूदकर उस पर झपट पड़ी। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली और फिर उसका गला दबाने लगी। साथ में बोली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल को नेहा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक उस पर हमला कर देगी। वो इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो अपने आप को बचा नहीं पाया। नेहा उसकी गर्दन पूरी ताकत से दबा रही थी और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसके अंदर आ गई हो। बड़ी मुश्किल से राहुल ने दबी हुई गर्दन से बोलने की कोशिश की, नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम निधि कैसे हो सकती हो? निधि को तो मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। प्लीज नेहा, होश में आओ। मैं तुम्हारा पति राहुल हूँ। तुम अपने पति को मार डालोगी क्या? राहुल की बात सुनकर नेहा को पता नहीं क्या हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और फिर वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। अपनी गर्दन से नेहा की पकड़ हटते ही राहुल ने खांसते हुए लंबी लंबी सांस ली और फिर थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसकी नजर सामने बेहोश पड़ी नेहा पर पड़ी। उसने डरते डरते नेहा को
गर्दन से उठाया और फिर उसे बेडरूम में लाकर आराम से बेड पर लेटा दिया और फिर सोचने लगा कि इसे अचानक से क्या हो गया था। कहीं सच में तो निधि की आत्मा इसके ऊपर नहीं आ गई थी। वो सोचने लगा कि इतनी रात में क्या करूं। उसकी नींद गायब हो चुकी थी और फिर वो वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। अरे आप वहाँ कहाँ चेयर पर सो रहे हैं? रात तो आप इस बेड पर ही सोए थे। सुबह आँख खुलने पर नेहा ने अपने पति राहुल को चेयर पर सोते हुए देखकर अचंभित होते हुए पूछा। नेहा की आवाज सुनकर राहुल हड़बड़ाकर उठा और नेहा को आंख फाड़कर देखने लगा। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि ये रात वाली नेहा तो नहीं है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसे आंख फाड़कर क्या एक टक मुझे ही घूरे जा रहे हो? नेहा को उसकी हरकत कुछ अजीब सी लगी। तुम्हें रात का क्या कुछ भी याद नहीं? राहुल ने आश्चर्य और डर के साथ उससे पूछा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नेहा की आंख अचंभों से फैली जा रही थी। नेहा को समझते ना देखकर राहुल ने उसे रात की सारी बात विस्तार से बताई। राहुल की बात सुनकर नेहा ने उसके चेहरा ऐसा देखा जैसे उसने कोई एलियन देख लिया हो। उसे अपनी तरफ ऐसा देखता हुआ देखकर राहुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। नेहा का चेहरा अब भी वैसा ही डरावना था जैसे रात में था। नेहा अपने चेहरे को देखकर खुद ही डर गई और चीख के आईने के सामने से हट गई। अब उसे भी राहुल की बात पर यकीन सा होने लगा था और फिर ये यकीन होने पर वो रोने लगी और साथ ही बड़बड़ाने लगी। ये मुझे क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? राहुल कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? उसको इस तरह रोते देखकर राहुल ने उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर बोला। अरे यार तुम कैसी बात कर रही हो? भला मैं तुम्हें कभी अपने से अलग कर सकता हूँ? तुम परेशान मत हो। हम आज ही किसी अच्छे मनोचिकित्सा के पास चलते हैं। देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं भी ऑफिस से छुट्टी के लिए फोन कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों शहर के मशहूर मनोचिकित्सा के सामने थे। राहुल ने डॉक्टर से रात में घटी घटना पूरी विस्तार से बता दी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद डॉक्टर ने कुछ बोलने से पहले नेहा को अपनी केबिन से बाहर बैठने का इशारा किया। उसका इशारा समझकर नेहा ने राहुल की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि वो क्या करे। राहुल ने नेहा से कहा, कोई बात नहीं, तुम बाहर वेट करो, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। उसकी बात सुनकर नेहा ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। हाँ तो राहुल जी, ये बताइए कि आपकी शादी को कितनी समय हो गया है और क्या इस तरह की घटना पहले कभी हुई थी? डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं और ये रात वाली घटना पहली बार ही हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि नेहा के दिमाग पर अपनी बहन के मरने का सदमा कुछ ज्यादा ही गहरा बैठ गया है और उसी की वजह से ये स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो गई है। इनके सोने के बाद इनका अवचेतन मन इस पर हावी होकर इसे निधि बना देता है। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे इलाज से ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, उसकी बीमारी उसके लिए या किसी और के लिए खतरनाक तो नहीं है? राहुल ने रात में अपने ऊपर हुई हमले को याद करके डॉक्टर से पूछा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, देखिए फिलहाल तो खतरा है, ये अपने या फिर किसी दूसरे का नुकसान कर सकती हैं, लेकिन आप ज्यादा परेशान मत होइए। मैं जो मेडिसिन आपको दूंगा उससे नेहा को आराम मिलेगा और रात में ये गहरी नींद में सो जाएंगी। आप उठाएंगे तब भी ये नहीं जागेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल काफी हद तक संतुष्ट हो गया और फिर वो वहाँ से मेडिसिन लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। जैसे आग लगने का पता धुएं से चलता है, वैसे ही नेहा की बीमारी का पता अड़ोस पड़ोस में सबको चल गई और वो उससे बात करने से घबराने लगे। नेहा बेचारी सारे दिन घर में अकेली पड़ी रहती क्योंकि राहुल भी घर पर कब तक रुकता, उसे नौकरी जो करनी थी।
इसी तरह एक दिन शाम को राहुल ऑफिस से शाम को 7 बजे घर लौटा। उसने फ्लैट की डोरबेल बजाई लेकिन गेट नहीं खुला। उसने थोड़ी देर वेट करा, फिर से लगातार बेल बजाई लेकिन गेट फिर भी नहीं खुला। अब तक राहुल की दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी थी। उसे लगा कोई अनहोनी ना हो गई हो और ये सोचकर वो फ्लैट के गेट को तोड़ने के लिए जोर जोर से लात मारने लगा। शोर सुनकर उसके पड़ोसी भी बाहर निकल आए। राहुल ने उन्हें सारी बात बता दी। वो लोग भी उसके साथ गेट तोड़ने लगे। थोड़ी देर में ही वो गेट टूटकर गिर पड़ा। राहुल दौड़ता हुआ अंदर गया। नेहा उस कमरे में नहीं थी। वो आवाज लगाता हुआ दूसरे कमरे की तरफ दौड़ पड़ा और पीछे पीछे उसके पड़ोसी भी। राहुल जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। सामने फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। एक 26-27 साल का आदमी की लाश। उसे किसी ने चाकू से बड़ी बेरहमी से मार दिया था। राहुल उसे पहचान नहीं पाया। उसने उसे पहली बार देखा था। तभी उसने रूम में नजर घुमाई तो सामने बेड पर नेहा बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था जो पूरा खून से सना पड़ा था और उसके कपड़े भी खून से सने थे। वहां का दृश्य देखकर राहुल सर पकड़कर वही जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या हो गया नेहा से और ये आदमी कौन है। अब नेहा का क्या होगा। मैं नेहा को फांसी के फंदे से कैसे बचा पाऊंगा। राहुल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ऐसी अनहोनी की कल्पना भी नहीं की थी। वो अब भी उसी कमरे के फर्श पर निढाल पड़ा था। पड़ोसी उसे हिम्मत बनाए रखने को कह रहे थे और नेहा अभी भी बेड पर बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर में ही वहां पुलिस आ गई। शायद किसी पड़ोसी ने उन्हें सूचना दे दी थी। पुलिस वाले ने आते ही सबसे पहले सभी को उस कमरे से बाहर कर दिया और फिर वहां अपनी जांच में जुट गए। थोड़ी देर के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आया और उसने पूछा कि इस फ्लैट का मालिक कौन है और उसका रिश्ता उस बेहोश औरत से क्या है। इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर राहुल सामने आया और फिर उसने उसे शुरू से आखिरी तक सब बता दिया। इंस्पेक्टर ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उसने कमरे में वापस जाकर नेहा के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उठाने का प्रयास किया। 2-3 बार छींट मारने के बाद नेहा को धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन जैसे ही उसे पूरी तरह से होश आया तो वो अपने सामने पुलिस को देखकर डर गई। उसे समझ नहीं आया कि मेरे पति के साथ ये पुलिस क्यों है। तभी उसकी नजर अपने हाथों में पकड़े खून से सने चाकू पर पड़ी और साथ ही अपने कपड़ों पर लगे खून पर भी। वो एकदम से बुरी तरह घबरा गई और फिर उसने चाकू को सामने की तरफ फेंक दिया। वो चाकू सामने पड़ी लाश के पास जाकर गिर गया। जैसे ही वहां चाकू गिरा तो नेहा की निगाह सामने पड़ी लाश पर पड़ी और लाश देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसने जोर से राहुल को आवाज लगाई और फिर उससे लिपट गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। उसकी हालत देखकर राहुल उसके लिए पानी ले आया और फिर उसने ये सारी घटना उसे बता दी कि कैसे वो ऑफिस से आया और फिर गेट तोड़कर अंदर आया और फिर ये सब कुछ देखा। नेहा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसने करा होगा। वो भला किसी को क्यों मारेगी। अभी वो सोच ही रही थी कि इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, क्या आप इस आदमी को जानती हैं और क्या वजह थी जो आपने इसे मारा। इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर नेहा से पहले राहुल बोल पड़ा, सर ये भला इसे क्यों मारेगी। ये तो इसे जानती भी नहीं। हमने आज से पहले इसे नहीं देखा और वैसे भी ये मानसिक रूप से बीमार चल रही है। और फिर राहुल ने इंस्पेक्टर को नेहा की बीमारी के बारे में विस्तार से बता दिया और साथ ही में उसे डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखा दी। इंस्पेक्टर ने उसकी सारी बात सुनी और रिपोर्ट देखने के बाद राहुल से कहा, देखिए मेरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। मुझे अभी तो आपकी वाइफ को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी आप कल कोर्ट में ये सारी रिपोर्ट दिखा देना। हो सकता है इन्हें वहाँ से राहत मिल जाए। और फिर ये कहकर पुलिस वाले नेहा को अपने साथ ले गए। अगले दिन 12:30 बजे कोर्ट रूम।
कोर्ट रूम में अच्छी खासी भीड़ थी। हर कोई इस केस के बारे में जानना चाहता था कि ये मर्डर किसने करा है और मरने वाला कौन था। थोड़ी देर में ही जज के सामने केस की फाइल रखी हुई थी। सरकारी वकील नेहा को ही कातिल साबित करने पर तुला था और राहुल की तरफ से बचाव का वकील ये बता रहा था कि जज साहब, नेहा मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसने अपने होश में ये खून नहीं करा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि नेहा को इस ग्रांट पर जमानत दी जाए। जज ने दोनों वकीलों की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने बोला, देखिए, अभी कोर्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंची। हो सकता है कि मुजरिम दिमागी हालत से सच में ठीक है या नहीं। कोर्ट प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं मानती, इसलिए मैं पुलिस को आदेश देता हूं कि सरकारी डॉक्टर की निगरानी में 15 दिन तक मुजरिम की दिमागी हालत का पता लगाया जाए और फिर कोर्ट में रिपोर्ट दी जाए। उसके बाद ही कोई फैसला करूंगा। और ये आदेश करार करके जज साहब कोर्ट रूम से उठकर अपने चैम्बर में चले गए और इधर राहुल भीगी आंखों से नेहा की तरफ देखने लगा और नेहा जज के आदेश को सुनकर बिल्कुल पत्थर सी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी में ये क्या तूफान आ गया था। अच्छी भली तो आराम से जिंदगी चल रही थी, फिर अचानक से ये सब कैसे होने लगा। नेहा ज्यादा देर सोच नहीं पाई। उसे पुलिस वाले कोर्ट से लाकर मेंटल हॉस्पिटल की तरफ चल दिए थे। वो बस पीछे से राहुल की आवाज सुन पाई थी, जो जोरों से चिल्लाकर कह रहा था, नेहा, तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं, मैं तुम्हें इन सब परेशानियों से निकालूंगा और मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तुम घबराना नहीं। लेकिन नेहा राहुल के कहने के बाद भी अपने आप को घबराने से रोक नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर थी। नेहा को वहाँ से सीनियर डॉक्टर के सामने लाकर बिठा दिया गया। वो डॉक्टर नेहा की फाइल चेक करने लगा और फिर वो अपने तरीके से उसको चेक करने लगा। उसने नेहा से सारी बात पूछी और फिर उसे एक अकेले कमरे में छोड़ दिया गया और गेट बाहर से बंद कर दिया गया। वो अकेली उस छोटे से कमरे में बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अभी नेहा को उस कमरे में बंद करे हुए कोई 1 घंटा हुआ ही था कि तभी किसी ने उस कमरे का गेट खोला और फिर नेहा ने देखा कि वहाँ से राहुल अंदर आ रहा था। राहुल ने अंदर आते समय साथ में आए हॉस्पिटल के चपरासी को 500 रुपए देते हुए कहा कि मुझे अपनी वाइफ से अकेले में बात करनी है। उसकी बात सुनकर वो रुपए हाथ में पकड़कर मुस्कुराता हुआ वहाँ से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही राहुल नेहा से लिपट गया और फिर वो रोने लगा। रोते रोते वो बोलने लगा, नेहा, ये तुमसे क्या हो गया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? तुम्हारे बिना तो अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। काश ये कोई भयानक सपना होता और फिर मेरी आंख खुलती और सब ठीक हो जाता। और फिर अचानक राहुल रोता रोता जोर जोर से हंसने लगा, ठहाके लगा के, ताली बजा बजा के। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद पागल हो गया हो। और फिर अचानक वो चुप हो गया। उसका चेहरा पत्थर सा हो गया और वो अपने दांतों को पीसता हुआ लाल लाल आंख से नेहा को बोला, अब जाके आई है तू सही जगह। राहुल ने एक एक शब्द अपने दांतों से पीसते हुए नेहा से बोला। राहुल का ये रूप देखकर नेहा को एक तगड़ा झटका लगा। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि राहुल ऐसा क्यों बोल रहा है। उसके मुंह से बस यही शब्द निकला, राहुल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? बड़ी सती सावित्री बन रही है। बहुत नाटक कर लिया तूने, अब बस कर। मुझे तेरे बारे में सब सच पता चल चुका है। राहुल गुस्से से फुंकारता हुआ बोला। राहुल, प्लीज मुझसे ऐसा मत बोलो। मैंने भला तुम्हारे साथ क्या गलत करा है जो तुम मुझसे ऐसा बोल रहे हो? नेहा जोर से रोकर बोली। लगता है तू तब तक नहीं मानने वाली जब तक मैं खुलकर तेरा कच्चा चिट्ठा नहीं खोल देता। अच्छा तो सुनो। और फिर राहुल ने नेहा को अपनी गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें याद है, आज से कोई 1 महीने मुझे मेरी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था, जो मैं अक्सर जाता था।
और फिर उस काम को निपटाकर मैं 2 दिन बाद वापस घर आ जाता था। उस दिन तेरा बर्थडे था और मैं तुझे सरप्राइज देने चाहता था, इसलिए मैंने तुझे अपने आने की खबर नहीं दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि सरप्राइज तो तू देने वाली थी मुझे। हाँ तो आगे सुन। मैं जिस बस से आ रहा था वो रास्ते में खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं रात के 1:30 बजे घर पहुंच पाया। अब इतनी रात हो गई थी तो मैंने सोचा कि तू सो चुकी होगी, इसलिए मैंने चाबी से फ्लैट का ऑटोमेटिक लॉक खोल लिया। तुझे शायद ये पता नहीं था कि मैं एक चाबी हमेशा अपने पास रखता हूँ। क्या करूँ, बैचलर लाइफ की आदत जल्दी जाती नहीं ना। हाँ तो अब आगे सुन। जब मैं चाबी से फ्लैट का गेट खोलकर अंदर आया तो सारे फ्लैट में अंधेरा था सिवा बेडरूम के। पहले तो मैं समझा कि शायद तुझे अकेले में डर ना लगे, इसलिए रूम की लाइट ऑन की थी। लेकिन मेरी गलतफहमी थोड़ी ही देर में दूर हो गई। जैसे ही मैं बेडरूम के पास आया तो मैंने कुछ आवाज सुनी। पहले तो मैं समझा कि शायद तू टीवी देख रही है, लेकिन मेरा वो भ्रम भी जल्दी ही टूट गया। मैंने बेडरूम के की होल से अंदर देखा तो तू किसी दूसरे आदमी के साथ थी। मैं वो दृश्य देखकर आसमान से आकर नीचे गिरा। मन तो करा कि तुम दोनों का वहीं पर खून कर दूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं ये सब करने की हिम्मत ना जुटा पाया। फिर मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैं दरवाजे से कान लगाकर तुम दोनों की बात सुनने लगा। और अगर उस दिन मैंने तुम दोनों की बात ना सुनी होती तो मैं इस समय तेरे सामने जिंदा खड़ा ना होता। तुम दोनों कमीने मिलकर मेरा मर्डर का प्लान बना रहे थे। तू तो कब की मुझे अपने कॉलेज टाइम के प्रेमी के साथ मिलकर ठिकाना लगा चुकी होती, लेकिन भला हो उस बस का जो वो खराब हो गई और मैं लेट हो गया। हाँ तो अब आगे की सुन। मैंने फिर क्या करा। मैंने जब तुम दोनों की सारी बात सुन ली और फिर मुझे यकीन हो गया कि तू वो नहीं जिसे मैं अग्नि के साथ फेरे लेकर लाया था, बल्कि तू तो कोई और है। बस फिर मैं जैसे आया था वैसे ही चुपचाप वहाँ से चला आया और फिर वो रात मैंने एक होटल में काटी। फिर अगले दिन मैं घर वापस आया। मैंने तुझे कानो कान कुछ खबर नहीं लगने दी, बस मैं तुझसे सावधान हो गया। ऐसा सावधान जिससे तुझे कोई शक ना हो। और फिर मैं तुझे और तेरे आशिक को ठिकाने लगाने की प्लानिंग सोचने लगा। और फिर एक दिन मुझे तुम दोनों को ठिकाने लगाने का आइडिया मिल गया। मुझे पता था कि 7 साल पहले तेरी बहन निधि की मौत हो चुकी है। बस वहीं से मुझे आइडिया मिला। तुझे याद है जिस रात तूने मुझ पर हमला करा था, उस रात सोने से पहले मैंने तुझे अपने हाथों से कॉफी बनाकर पिलाई थी। तुझे पता है वो सिर्फ कॉफी नहीं थी, मैंने उसमें नींद की गोलियां मिला दी थी, इतनी सारी कि तेरे सर पर कोई ढोल भी बजाए तो तू ना उठे। और फिर जब तू बेहोश हो गई, तेरा वो भूतिया मेकअप बड़े आसानी से करा। और फिर जब सुबह तुझे होश आया तो मैंने तुझे वो कहानी अपनी तरफ से बनाकर सुनाई। और फिर मैं तुझे उस दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर गया ताकि सबको यकीन हो जाए कि तू पागल है। और फिर उस दिन जिस दिन तूने अपने आशिक का मर्डर करा, अरे ना ना, तूने नहीं, मैंने करवाया था उस हरामजादे का मर्डर। अब सुन कैसे किया तुझे भी पता नहीं चला। अच्छा चल याद कर उस दिन की सुबह। नाश्ते के बाद मैंने तुझे कुछ दवाई दी थी खाने को। असल में वो दवाई नहीं थी, तुझे फिर से बेहोश करने की गोली थी। और फिर थोड़ी देर बाद तू बेहोश हो गई थी। फिर मैंने तेरे मोबाइल से ही तेरे आशिक को मैसेज करा कि वो यहाँ 12 बजे तक आ जाए। मेरे पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हैं। मैं जानता था कि वो ये मैसेज पढ़ते ही दौड़ता दौड़ता आएगा, और वही हुआ। मैं ये भी जानता था कि अगर मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं टाइम से ऑफिस चला गया और तेरे आशिक का मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक पेशेवर को सौंप दिया। उसे मैंने सब समझा दिया था कि उसे कैसे मारना है और कैसे तुझे फंसाना है। फिर मैंने उसे फ्लैट में 11 बजे ही भेज दिया उसी चाबी के साथ। और फिर उसने अपना काम बड़ी सफाई से करा, एकदम परफेक्ट। उसके काम से खुश होकर मैंने तो उसे बाद में टिप भी दी।
इससे आगे का तो तुझे पता ही है। अगर मैं तुझे वहाँ फ्लैट पर मार देता तो मैं जरूर फंसता, इसलिए मैंने तुझे तब नहीं मारा। तू तो अब मरेगी यहाँ इस पागल खाने में, और वो भी आत्महत्या करके। मुझे उस किलर का काम इतना पसंद आया कि मैंने उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तेरी आत्महत्या का कॉन्ट्रैक्ट। तू वैसे भी कानून की नज़र में पागल है, और तू तो जानती है कि पागल कुछ भी कर सकते हैं, आत्महत्या भी। मैंने इस पागल खाने के कुछ लोगों को खरीद लिया है, वो भी तुझे इस पापी संसार से मुक्ति दिलवाने में मदद करेंगे। अब बस तू चिंता मत कर, 1-2 दिन में तू इस तकलीफ से मुक्ति पा जाएगी। अच्छा डार्लिंग, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे तेरे अंतिम संस्कार पर। और ये बोलकर राहुल ने नेहा को गले लगा लिया और बोला, एक बार एक बेवकूफ को गले तो लगा के देखूं, पता तो चले ये साला दिल कितनी जोर से धड़कता है। और फिर वो ठहाके लगाने लगा और फिर एकदम से चुप होकर रोता हुआ बाहर की तरफ चल दिया, ताकि बाहर किसी को शक न हो। और इधर नेहा जोर जोर से रोती हुई चिल्लाकर राहुल से बोल रही थी, राहुल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारी वफादारी करूंगी, बस एक बार मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।